बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाइथन के इस लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको, हमें, हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आपसे गुजारिश करते चलें कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर आने वाला लेक्चर बाकायदगी से मिलता रहे। शुक्रिया। आज हमारे पास करने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो क्या है कि फॉर के लूप में हमने एक एग्ज़ाम्पल देखनी है जो कि टेबल्स या नंबर्स इनको जनरेट करेगी हमारी चॉइस की बेस पर, हमारी ऑप्शन की बेस पर। और इसमें हम लूप्स भी यूज़ करेंगे, यानी कि फॉर का लूप यूज़ करेंगे। इसमें हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इसमें हम इफ़ के साथ साथ इफ़ एल्स यूज़ करेंगे, एल्स की जो है ना ऑप्शन भी यूज़ करेंगे। बड़ा कम्प्रिहेंसिव किस्म का ना एक प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो ब्लेंड होंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं पायचाम की तरफ और इसकी थोड़ी सी बेस बनाते हैं। ठीक है जी, हम आ चुके हैं अपने फेमस पायचाम में, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैं एक लूप की थर्ड एग्जांपल जो है ना वो आपके सामने करने जा रहा हूँ, जिसमें कि यूज़र की ऑप्शन की बेस पर हम टेबल्स या नंबर्स जनरेट करवाएंगे। इसमें हमने यूज़र से चॉइस ली है। यूज़र से चॉइस में हम एक यूज़र चॉइस का एक वेरिएबल हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं कि जिसमें कि हम यूज़र से पूछ रहे हैं कि वो अपनी चॉइस जो है ना वो दे, जिसमें टी फॉर टेबल की चॉइस है और एन फॉर नंबर्स की चॉइस है। अगर यूज़र टी प्रेस करता है तो टेबल जनरेशन के तो ऊपर ले जाएगा, और अगर एन प्रेस करता है, एन ऑप्शन देता है, तो वो नंबर जनरेशन के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ज़रा देखिएगा। हम यूज़र से हम इनपुट ले चुके हैं यूज़र चॉइस नाम के वेरिएबल में, और अब हम चेक करवाना चाह रहे हैं कि यूज़र चॉइस में उसने ऑप्शन क्या दी है। इफ़ यूज़र चॉइस को हम चेक करते हैं जी कि ये इधर कैपिटल टी है, ठीक है, या हम ये भी चेक कर सकते हैं स्मॉल टी है। तो उससे बेहतर है कि यहीं पर मैं इसको अपर में कन्वर्ट करवा लूँ, अपर के फंक्शन से। आप जैसे कि आपको आइडिया है कि किसी भी स्ट्रिंग के साथ अगर हम अपर का फंक्शन यूज़ कर लें तो वो उसको जो भी टेक्स्ट है उसको अपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट जो है अपर में कन्वर्ट होगा, और आप उसको अपर से ही कंपेयर कर रहे हैं, अपर टी और को के साथ कंपेरिजन करें, तो आपके पास चॉइस यहाँ पर ये आएगी कि जो भी यूज़र ने इनपुट किया है वो कैपिटल टी से कंपेयर हो जाए। और यहाँ पर हम कह देते हैं अगर उसने कैपिटल टी या स्मॉल टी में से कोई भी एक ऑप्शन ली है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यूज़र ऑप्टेड फॉर। ठीक है जी, यहाँ पर उसको हम ये कह सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। अच्छा, एल्स में हम फिर यहाँ ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई जो यूज़र की चॉइस है ना, जो यूज़र ने चॉइस हमने दी है यूज़र ने, वो अगर कुछ इस तरह की है कि वो नंबर जनरेशन में की हवाले से बात करना चाह रहा है, जिसमें कि कैपिटल एन या स्मॉल एन वो लेगा, तो उस केस में हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यूज़र ने जो ऑप्शन दी है ना वो आपके पास नंबर जनरेशन की दी है। ठीक है, अच्छा, ये दो ऑप्शंस होगी। बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि यूज़र कोई ऑप्शन अच्छे तरीके से ना दे सके, अच्छी हवाले से इनपुट ना कर सके, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि नॉट एन अवेलेबल चॉइस। इस प्रोग्राम को यहाँ तक रन करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम पूछ रहा है कि एंटर योर चॉइस, और हम कहते हैं कि जी हमें टेबल्स चाहिए, तो वो कहते हैं यूज़र ऑप्टेड फॉर टेबल जनरेशन। अब यूज़र ऑप्टेड फॉर टेबल जनरेशन यहाँ पर आपके पास लाइन नंबर 6 और 7 की कम्बिनेशन से आ रहा है। ठीक है, अभी हम जस्ट उसको ऑप्शन बता रहे हैं कि आपने ये ऑप्शन पिक की है, और इसको हम दोबारा रन करते हैं, और यहाँ पर मैं स्मॉल टी इनपुट करता हूँ। स्मॉल टी में भी वो टेबल जनरेशन के हवाले से ही आपको आउटपुट दे रहा है। अगेन मैं इसको रन करता हूँ, और इसको मैं नंबर्स के लिए चेक करता हूँ फॉर कैपिटल एन, तो नंबर जनरेशन की चॉइस वो ओके कर रहा है। और अगर मैं इसको फाइनली चेक करता हूँ कि जी स्मॉल एन के लिए भी वो नंबर जनरेशन की चॉइस को ही पिक कर रहा है, जो कि लाइन नंबर 9 और लाइन नंबर 10 पर जो है ना वो हमने इसका कोड लिखा हुआ है। और अगर इसी कोड को मैं अगेन रन करता हूँ और एनी अदर चॉइस, लेट्स से मैं यहाँ पर डी पिक करता हूँ, तो डी कोई ऑप्शन नहीं है, वो कहते हैं नॉट एन अवेलेबल चॉइस। अच्छा, अगर यूज़र ने कोई लेट्स से टेबल जनरेशन की ऑप्शन पिक कर ली है, तो यहाँ पर हम कहते हैं जी ठीक है, टेबल जनरेशन की चॉइस इज़ गुड, तो हम कहते हैं जी ओके। अभी हम जो है ना टेबल का नंबर जो है ना यूज़र से इनपुट करते हैं, और उससे पूछते हैं जी कि बताएं टेबल का नंबर आप कौन सा
ठीक है, हमने यहाँ पर ये इनपुट कर लिया और हमने इसको eval के फंक्शन से हम लोग इसको इनक्लोज करवा देते हैं ताकि हमारे पास प्रॉपर इनपुट जो है ना वो आ रही हो। टेबल नंबर में हम वो ले लेते हैं ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पर अगेन अब हमारे पास चॉइस है कि अब ये जो टेबल जनरेट आप करवा रहे हैं ये इधर आप असेंडिंग ऑर्डर में करवाना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना चाह रहे हैं, यानी कि 1 से टेबल जनरेट करवाना चाह रहे हैं, यानी कोई भी नंबर उसका 1 टाइम समथिंग, या लेट से इस ऑर्डर में लेना चाह रहे हैं, या डिसेंडिंग ऑर्डर में कि 10 से स्टार्ट करें और अप टू 1 तक उसको जो है ना वो जनरेट करवाएं। ये आपकी जो है ना वो ऑप्शन है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, हम यूज़र से ना एक टेबल ऑर्डर ऑप्शन नाम का ना एक वेरिएबल यूज़र से इनपुट करते हैं। हम एक टेबल ऑर्डर ऑप्शन के नाम से एक वेरिएबल ले रहे हैं कि जिसमें हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से कि भाई आप बताएं कि टेबल आपने असेंडिंग ऑर्डर में जनरेट करवाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहली ऑप्शन हमने ये ली कि बताएं कि जी टेबल या नंबर्स जनरेट करवाने हैं। हमने कहा जी कि टेबल्स जनरेट करवाना है, तो टेबल जनरेट हम उसे करवा रहे हैं कि असेंडिंग में करवाना है या डिसेंडिंग में करवाना है। यहाँ पर हम उसे अगेन जो है ना वो इनपुट ले रहे हैं। और अब इसके अगेंस्ट हम एक और इफ़ की स्टेटमेंट जो है ना हम यहाँ पे लगा सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं कि जी जो टेबल ऑर्डर ऑप्शन की जो आपने वेरिएबल जो है ना वो यूज़र से इनपुट करवाया है, टेबल नंबर नहीं, टेबल ऑर्डर ऑप्शन के नाम से, तो वो आपने अगर इसको भी हम अपर में कन्वर्ट करवा लेते हैं अपर के मेथड से, और हम यहाँ पे चेक करवाते हैं कि जी अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपने ये काम करना है, ठीक है। और यहीं पर अगर हम एक और इफ़ एल्स इफ लगा देते हैं कि अगर ये आपके पास लेट से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसका मतलब डिसेंडिंग में ऑर्डर करवा रहे हैं, और एल्स के केस में आप उसे ये कह देते हैं कि जी ये सिंपली आपकी। अच्छा जी, यहाँ से ना हम यूज़र को ये ऑप्शन दे देते हैं कि भाई आपने जो ए ऑप्शन सेलेक्ट किया है उसके अगेंस्ट आप टेबल जनरेशन इन असेंडिंग ऑर्डर जो है ना वो कंफर्म कर रहे हैं, और एल्स के पार्ट में हम उसे ये कह सकते हैं जिसमें कि हम डी फॉर डिसेंडिंग हम उसे कह रहे हैं, इसमें हम कह देते हैं जी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना आपने कंफर्म कर दिया। और एल्स के केस में हम उसे कह ही रहे हैं कि भाई आपने कोई भी टेबल जनरेशन की जो ऑप्शन जो है ना जो ऑर्डर की वो आपने कोई पिक नहीं की, ठीक है। इस प्रोग्राम की ऑप्शंस को हम चेक कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने टेबल जनरेशन वाले कोड को ओके नहीं किया, इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ और उसको चला कर देखते हैं। हमने कहा जी टेबल चाहिए, जी बिल्कुल टेबल चाहिए, तो वो पूछ रहे हैं जी कि टेबल कौन सा चाहिए, लेट्स से हम कहते हैं 7 का। ये हम बाद में भी पूछ सकते थे लेकिन चलिए हमने पहले पूछ लिया। अब वो पूछ रहे टेबल असेंडिंग में चाहिए या डिसेंडिंग में चाहिए। अगर हम ए प्रेस करते हैं तो इट मीन्स असेंडिंग में है, और अगर हम डी प्रेस करते हैं तो इट मीन्स ये डिसेंडिंग में। तो मैं कहता हूँ जी चलें आप डी को ही इसको चेक करें। तो जब डी कहते हैं ना तो वो कहते हैं टेबल जनरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर कन्फर्म्ड, ठीक है, और एग्जिट कर जाता है क्योंकि टेबल जनरेट नहीं करवाया, अभी हम जनरेट करवाएंगे। तो मैं इसी ऑप्शन को दोबारा ले रहा हूँ, टेबल जनरेट करवाना है, जी बिल्कुल। और टेबल किसका जनरेट करवाना है, 7 का। असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, असेंडिंग में करवाना है। टेबल जनरेशन इन असेंडिंग ऑर्डर कन्फर्म्ड, ठीक है। और अब हम इसका कोड लिखने जा रहे हैं। मैं दोबारा से आपको एक रिकॉल करवा दूं कि ये प्रोग्राम बेसिकली लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट का मिक्सचर है कि जिसमें कि इन दोनों प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स को यूज़ करेंगे हम। और इसमें हमने यूज़र से इनपुट लिया है कि वो टेबल जनरेशन या नंबर जनरेशन किस पे काम करवाना चाह रहे हैं, लाइन नंबर 4 में। और अगर वो लेट्स से टेबल जनरेशन पर आते हैं तो लाइन नंबर 6 से ऑनवर्ड आपके पास जो है ना वो टेबल जनरेशन का कोड हम लिखवा रहे हैं। अब टेबल जनरेशन में हमने टेबल की इनपुट ली, किस नंबर की, किस ऑर्डर में, और अब हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो हम उस असेंडिंग ऑर्डर का कोड लिखने जा रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो टॉप पे हमने यूज़र से इनपुट ली है ना, उसके बाद जो हमने जो फर्स्ट इफ़ का चेक लगाया है और जिसमें कि हम टेबल जनरेशन की ऑप्शन को जो है एंटरटेन कर रहे हैं, ये सारा कोड फर्स्ट इफ़ का इंडेंटेड कोड है। ये सारा कोड उस फर्स्ट इफ़ का पार्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, ये इफ़ की स्टेटमेंट लिखी और उसके बाद मैंने कॉलन लगाया। इस इफ़ के नीचे जितना भी कोड है, इस कॉलन लगाने के बाद जितना भी कोड है वो सारा का सारा अगर इंडेंट है 1 स्टेप तो आपके इस इफ़ का पार्ट है वो, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे एल्स लिखा हुआ है, सॉरी ये इस एल्स तक को जो कोड लिखा हुआ है ये सारा का सारा इस फर्स्ट इफ़ का जो है ना पार्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर हमने इफ़ लगाए हुए, और जो भी कोड आपका इस सेकंड इफ़ के अंदर इंडेंट होगा वो इस सेकंड इफ़ का पार्ट होगा। और सिमिलरली अगर इस एल्स इफ़ के इंडेंट कोई कोड होगा तो वो इस एल्स इफ़ का पार्ट बन जाएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है।
तो ये जो फर्स्ट की कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कि प्रिंट की स्टेटमेंट है, टेबल जनरेशन की ऑप्शन है, और ये इफ़ की स्टेटमेंट है, और ये एल्स इफ़ की स्टेटमेंट है, ये इसी फर्स्ट इफ़ के जो है ना वो इमीडिएट जो है ना वो स्टेटमेंट्स काउंट होती हैं। और इस इफ़ के अंदर जो आपकी फर्दर स्टेटमेंट्स लिखेंगे ये इस इफ़ की जो है ना वो स्टेटमेंट्स या इसका इंडेंटेड कोड या पार्ट ऑफ ब्लॉक जो है ना वो काउंट होंगी, जो कि इस इफ़ स्टेटमेंट से जनरेट होंगी। हमने अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर लेट से वो कहता है तो हम कहते हैं जी ठीक है, हमें मंजूर है, आप असेंडिंग ऑर्डर में आप टेबल जनरेट करवाएं। मैं फॉर का लूप यूज़ कर रहा हूँ और टेबल जनरेशन के लिए, और इसमें मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ जो कि मेरे सीक्वेंस को पिक करेगा जो मैं जनरेट करवा रहा हूँ टेबल जनरेशन के लिए। और उसके लिए मैं एक मेंबरशिप एक्सप्रेशन लिखूँगा रेंज के मेथड से, जो कि 1 से लेकर 11 तक मैं डिफ़ाइन करवा रहा हूँ। अब ये जो मेंबरशिप एक्सप्रेशन जो इंडेक्स के साथ लिख रहा हूँ, इंडेक्स नाम का वेरिएबल किस सीक्वेंस पे काम करेगा, उस सीक्वेंस पे जो कि ये रेंज का मेथड 1 से लेकर 11 तक जनरेट करवाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था, मैं यहाँ पर रिपीट भी कर रहा हूँ कि भाई 1 से 11 से की रेंज जनरेशन का मतलब ये है कि 1 से सीक्वेंस जनरेट होगा और 11 से पहले तक जो कि 10 तक आपके पास एक नंबर है वो जनरेट होगा, 1 से लेकर 10 तक। हमने स्टेप नहीं बताया हुआ, इसलिए हर स्टेप जो है ना वो 1 इंक्रीमेंट होगा हर आइट्रेशन में, ठीक है, इस इंडेक्स के वेरिएबल में। तो जो नंबर जनरेट होंगे आपके पास इसमें वो होगा 1 से लेकर 10। और यहाँ पर आप टेबल जनरेशन का पैटर्न जो है ना वो जनरेट करवाने जा रहे हैं कि जिसमें कि आपका पहला नंबर आएगा जिसका आपने टेबल जनरेट करवाना है, उसके फ़ौरन बाद आप स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल शो करवाएंगे और उसके बाद ये कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप कॉमा के बाद आप देंगे ये अगेन, चूँकि आप नंबर को और स्ट्रिंग को कनकेटिनेट कर रहे हैं इसलिए 7 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर इंडेक्स चूँकि अगेन आप स्ट्रिंग को और एक नंबर को कनकेटिनेट कर रहे हैं इसलिए मैंने कॉमा के साथ इनको जोड़ा। और जो इंडेक्स यानी कि अगर 1 आपके पास आता है तो वो 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इज़ इक्वल टू को आप शो करवाने के लिए यहाँ पर अगेन इसको आप स्ट्रिंग में लिखेंगे और कॉमा से आपने आप सेपरेट कर दिया, और लास्ट में एक्चुअली जो नंबर आप जनरेट करवा रहे हैं जिस मैथमेटिकल फार्मूला से वो है मल्टीप्लिकेशन का, कि भाई जो नंबर यूज़र ने मांगा है उसको आप इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ फार्मूला बनता है, ये वो फॉर का लूप बनता है कि जिसके ज़रिए से आपने कोड जनरेट करवाया। अब ध्यान में रखिएगा कि ये जो आउटर मोस्ट इफ़ की स्टेटमेंट है उसके अंदर मैंने एक और स्टेटमेंट लिखी, और उस इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट, और इस नेस्टेड इफ़ के अंदर मैंने एक इफ़ की स्टेटमेंट लिखी है और एक फॉर स्टेटमेंट भी लिखी है। अब ये जो फॉर का लूप है ना ये इस इमीडिएट इफ़ के अंदर है, ठीक है। अगर ये इफ़ की स्टेटमेंट के अंदर हम ऑप्शन ए सेलेक्ट करते हैं तो ये फॉर का लूप आपका जो है ना वो एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने इस ऑप्शन को यहाँ तक मैंने ओके कर ली है कि टेबल जनरेशन असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी बिल्कुल ऑप्शन वो टेबल जनरेशन की दे रहे हैं और हम कहते हैं जी 7 का टेबल चाहिए हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ओके करते हैं। तो आप देखिए आपका टेबल 7 का 1 से लेकर 10 तक जो है ना आपके पास जनरेट हो रहा है। चलिए इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर मैं अगेन से कहता हूँ जी मुझे टेबल जनरेट करवाना है और टेबल 7 का जनरेट करवाना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना है। क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर की ऑप्शन हमने अभी ओके नहीं की इसलिए टेबल जनरेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट कंफर्म हुआ है, वो कोड नहीं लिखा मैंने अभी। तो वापस चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और ये कोड जो है ना जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर का है वो भी लिखते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए मुझे यही का फॉर का लूप चाहिए होगा, बट स्लाइड सी चेंज आएगी इसमें। स्लाइड सी चेंज क्या है कि मुझे जो सीक्वेंस जनरेट करवानी है 1 से 10 तक नहीं बल्कि 10 से 1 तक करवानी है, ठीक है। और इसमें दूसरी चीज़ मुझे स्टेप जो है ना -1 का देना है। ये जो ऊपर लाइन नंबर 15 में स्टेप था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होना था हर स्टेप में, तो वो लिखा नहीं है हमने। अगर 2 का इंक्रीमेंट देना होता तो फिर 2 लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन टेबल के लिए तो हमें एक सीक्वेंस में चाहिए होते हैं ना। अब यहाँ पर भी सीक्वेंस में चाहिए बट रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। 10 से नीचे जाना है हमने, 10 से 0 तक का मतलब ये 10 इंक्लूड होगा और 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है।
और 0 से पहले वाला जो आपके पास नंबर जनरेट होगा वो 1 है, वो यहाँ पर जो है ना वो इंक्लूड होगा। तो नीचे वाला कोड जो टेबल जनरेशन का उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। क्या होगा जी, फॉर इंडेक्स जो कि आपका इंडेक्स नाम का वेरिएबल है, ये इस रेंज पर जो कि 10 से 1 तक जनरेट होगी, उस पर आपकी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू टेबल जनरेट होगा। पहले नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, फिर इंडेक्स जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है हर स्टेप में, फिर इक्वल टू का साइन है, और लास्ट में आपके पास टेबल इंडेक्स, टेबल नंबर इंडेक्स से मल्टीप्लाई होकर आपके पास टेबल जनरेट होगा। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें टेबल चाहिए, जी हमें टेबल चाहिए। टेबल नंबर क्या होगा जी, टेबल नंबर 7 है, फेवरेट नंबर है हमारा, और यहाँ पर हम उससे कहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अभी इससे पहले की जो एग्जीक्यूशन थी प्रोग्राम की, मैंने वो कोड लिखा नहीं था, इस वजह से वो जस्ट मुझे कंफर्म कर रहा था, कोड टेबल जनरेट नहीं कर रहा था। मैं इसे कहता हूँ जी डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो इस मरतबा इसने चूँकि हमने कोड लिख कर आए हैं, तो हमारे पास, आप ज़रा गौर करें, टेबल जनरेट हो रहा है 10 से लेकर 1 तक। तो हमारा ये जो ऑप्शन है टेबल जनरेशन का वो कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और किसी और टेबल, किसी और नंबर के लिए हम कहते हैं कि जी करें जी हमें टेबल चाहिए, और टेबल नंबर हमें लेट्स से जी 15 का चाहिए, और हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो आप देखें टेबल ऑफ 15 डिसेंडिंग ऑर्डर में 10 से लेकर 1 तक बड़े इजीली जनरेट हो गया है। इसको मैं लास्ट टाइम एग्जीक्यूट करता हूँ और इसे कहता हूँ कि जी टेबल ही चाहिए, और लेट्स से जी मुझे लेट्स से 23 का चाहिए, और असेंडिंग या डिसेंडिंग किस ऑर्डर में चाहिए मुझे कुछ आइडिया नहीं हो रहा, तो मैं गलती से यहाँ पर यस कर देता हूँ कि जी वाई। तो वो कहता है जी ये वाई जो है ना टेबल जनरेशन का ऑर्डर है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, वो प्रोग्राम एग्जिट कर गया। तो हमारे जो टेबल जनरेशन का जो ब्लॉक है हमारे इस प्रोग्राम का, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों कंडीशंस को मीट करता हुआ जो हम उसे चॉइस दे रहे हैं उसमें वो जनरेट करवा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास टेबल जनरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है, कि जिसमें कि आपके सामने अगर ये ब्लॉक ऑफ कोड नज़र आ रहा हो, तो टेबल जनरेशन में हम उससे टेबल का नंबर इनपुट कर रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इनपुट कर रहे हैं, और उसको टेबल जनरेट करवा कर दे रहे हैं। टेबल नंबर हम जनरेट करवाते हैं लाइन नंबर 9 में, ठीक है, और उसके फ़ौरन बाद हम कहते हैं कि जी हमें ऑप्शन बताएं कि किस, और लाइन नंबर 10 में हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, जी बताएं आप हमें कि टेबल आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। अगर यूज़र ऑप्ट करता है कि जी मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो लाइन नंबर 12 से लेकर लाइन नंबर 15 तक इफ़ में हम चेक भी कर रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और उसमें हम एक फॉर का लूप मोर इंडेंट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम टेबल जनरेट करवा देते हैं। इसी तरीके से लाइन नंबर 17 में हम चेक करवा रहे हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और लाइन नंबर 17 से 20 तक हमको डिसेंडिंग ऑर्डर का टेबल जो है ना वो जनरेट करवा देते हैं। और अगर यूज़र इनमें से कोई भी ऑप्शन पिक नहीं करता, तो लाइन नंबर 22 में हम एल्स के पार्ट से यूज़र को ये कह देते हैं कि भाई जो टेबल आप जनरेट करवा रहे हो ना, ये इसका ऑर्डर हमें कुछ समझ नहीं आया, काइंडली आप दोबारा रन करें और इस हमें कोई जो है ना आउटपुट प्रॉपर वे में जो है ना वो दें। अब ज़रा गौर कीजिए, लाइन नंबर 6 पर एक मेन इफ़ की स्टेटमेंट है जो कि अपने अंदर काफ़ी सारा कोड जो है ना वो रखती है, यानी कि लाइन नंबर 7 से लेकर लाइन नंबर 23 तक का जो कोड है वो इस इफ़ का पार्ट है। अगर आपको टेबल जनरेशन की ऑप्शन पिक करते हैं, लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 22, ये नेस्टेड इफ़ हैं इसकी, ठीक है, इसके अंदर जो इफ़ लिखी हुई हैं वो हैं। और आप गौर करें कि लाइन नंबर 12 में जो आपने इफ़ की स्टेटमेंट लिखी है, इसके अंदर आपने एक नेस्टेड लूप लगाया हुआ है। नेस्टेड लूप तो नहीं कहना चाहिए, मैं नेस्टेड लूप इस हवाले से कह रहा हूँ कि भाई ये लूप आपका इफ़ के अंदर नेस्ट हुआ हुआ है, इफ़ के अंदर इंडेंट हुआ हुआ है, ये इस इफ़ का पार्ट है जो कि लाइन नंबर 12 पे है, और ये लूप फॉर का उस इफ़ का पार्ट है जो कि लाइन नंबर 17 पर लिखी हुई है। तो बड़ा एक हेल्दी सी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ, लूप के साथ आपका एक प्रोग्राम जो है ना बना है। बट ये प्रोग्राम हमारा इस जो हम स्टार्ट किया था हमने अपना सफ़र, उसमें हाफ पार्ट है उसका, कि जिसमें कि टेबल जनरेशन का काम हम कर चुके हैं, नंबर जनरेशन का काम हमने नहीं किया। नंबर जनरेशन का काम आपके पास लाइन नंबर 28 में है, कि जिसमें कि हम उसे कह रहे हैं कि यूज़र ने ऑप्शन पिक की है नंबर जनरेशन की, ठीक है। अब नंबर जनरेशन में हम उसे कह सकते हैं जी कि भाई आप बताएं, यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि भाई नंबर कहाँ से स्टार्ट करूं, ठीक है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम में हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई आप हमें बताएं कि आपने जो नंबर जनरेट करवाने हैं ये कहाँ से, किस नंबर से स्टार्ट करूं और नंबर जनरेट करना जो है ना मैं शुरू करूं। और इसको हम इवैल के फंक्शन में लिखते हैं ताकि हमारे पास आउटपुट जो है ना वो थोड़ी सी हेल्दी आए, ठीक है।
अच्छा, eval का फंक्शन बेसिकली क्या करता है, जो भी यूज़र से इनपुट आती है वो स्ट्रिंग में आती है कंसोल पे, और जो उस कंसोल पे जो इनपुट स्ट्रिंग में आ रही है उसको प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर को इंटीजर में और फ्लोट को फ्लोट में। ठीक है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम हमने ये ले लिया, और अब हम यहाँ से यूज़र से ऑप्शन एक और लेते हैं कि भाई आपने नंबर जो जनरेट करवाने हैं ना वो कहाँ तक जनरेट करवाने हैं। ठीक है, नंबर जनरेट कहाँ तक करवाने हैं, तो हम यहाँ पे ना एक थोड़ी सी लॉजिक चेंज करवाते हैं। हम कहते हैं जी नंबर अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हमें ये या तो सेंडिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर एक इफ़ की कंडीशन लगा लेते हैं। अगर आपका नंबर स्टार्ट फ्रॉम जो है ना, नंबर स्टार्ट फ्रॉम जो जिससे कि हम शुरू करवा रहे हैं नंबर को, अगर वो ग्रेटर देन है किससे, नंबर अप टू से, कि जहाँ तक आपने इसको लेके चलना है, यानी कि बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स जो है ना वो जनरेट करवाने पड़ेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका मतलब ये है कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ पर मैं आपको कमेंट भी लिख देता हूँ कि भाई ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, क्योंकि नंबर स्टार्ट फ्रॉम बड़ा है ना और नंबर अप टू जो है ना वो छोटा है, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अगर हम यहाँ पर एक और एल्स इफ लगा लेते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि जी इफ़ नंबर स्टार्ट फ्रॉम जो है ना लेट्स से अगर नंबर स्टार्ट फ्रॉम जो है आपके पास लेस है नंबर अप टू से, यानी कि जहाँ तक आप उसको जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप एक और एल्स इफ लगा रहे हैं कि जिसमें आप कह रहे हैं कि जी आपको नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग नंबर है वो छोटा है और एंडिंग नंबर बड़ा है, तो इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। एल्स में आप कह सकते हैं कि जी इट मीन्स ना बड़ा है ना छोटा है, तो इट मीन्स आप यहाँ पे यूज़र को सिंपली इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कोई ऑप्शन जो है ना आपने बेहतर पिक नहीं की। तो अगर आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में हो तो असेंडिंग का, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर का आप फॉर का लूप यहाँ पे लगा सकते हैं। हम यहाँ पे कह सकते हैं जी फॉर इंडेक्स की जगह आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, मैं इंडेक्स का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। फॉर इंडेक्स इन रेंज। ठीक है, रेंज क्या होगी जी, रेंज होगी आपकी स्टार्टिंग नंबर से, जो स्टार्टिंग नंबर है, ठीक है, यहाँ से लेकर और नंबर अप टू तक आप चलेंगे। जी बिल्कुल, नंबर अप टू तक चलेंगे, लेकिन चूंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप स्टेप -1 लिख देंगे इसका। ठीक है, स्टेप -1 लिखेंगे। रीज़न इसकी ये है कि आपने जो कोड लिखा है ना, जो यूज़र ने इनपुट किया है, उसने कहा है जी नंबर स्टार्ट फ्रॉम बड़ा है, नंबर अप टू छोटा है। लेट से यूज़र इनपुट करता है 30 और वह कहता है जी मुझे 15 तक चाहिए, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ना वो कोड चलेगा और -1 का स्टेप होगा उसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 अप टू उस नंबर तक। लेकिन उस नंबर तक जाने के लिए वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, तो हम उसके लिए यहाँ पर जो है ना एक इस कोड को बाद में जाकर मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, वो भी हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या होगा जी, दूसरा ये है कि अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में कोड में नंबर जनरेट करवाना चाह रहे हैं ना, तो उसको हम कहेंगे जी नंबर स्टार्ट फ्रॉम और नंबर अप टू, और स्टेप यहाँ पर आप 1 लिखें या नहीं लिखें तो स्टेप 1 ही होता है, तो हम लिख देते हैं 1 में भी उसको ये नंबर ही जनरेट होगा। तो हम सिंपली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जी आपने फॉर में आपने क्या करना है, प्रिंट करना है, क्या आपने प्रिंट करना है इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स वो नंबर होगा, वो रेंज होगी जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर के दरमियान में जनरेट होगा। ठीक है, और वो 1 बाय 1 हर स्टेप में, हर इटरेशन में, उस लूप के हर साइकिल में उस नंबर को वो जनरेट कर देगा। इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप उसी नंबर को जाकर जनरेट करवा देंगे। आप कहेंगे जी मुझे इंडेक्स जनरेट करवा दें। अभी आपकी मर्ज़ी है कि इंडेक्स नाम रखें इसका या कोई और नाम लिखें। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ और मैं कहता हूँ जी मुझे इस बार नंबर्स चाहिए। अच्छा, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम किस में चाहिए, मुझे नंबर जो जनरेशन है ना वो लेट से मुझे 30 से चाहिए, और कहाँ तक चाहिए, 15 तक चाहिए। अब ज़रा ध्यान में रखिएगा 30 से 15 तक जो नंबर है ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब मैं इसको पिक करता हूँ तो ये 30 से शुरू होता है और 16 तक जाता है। क्यों, इसकी रीज़न मेरे पास ये है कि अगर आप कोड देखें तो कोड आपके पास कुछ इस तरह का है। नंबर जनरेशन का
30 से लेकर 15 तक। अब 15 नंबर चूंकि हमने लिखा है ना, वो इंक्लूड इसमें नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे जी इसके एक नीचे तक जाओ, 15 नहीं 14 तक आप काउंट करो। 14 इंक्लूड नहीं होगा, 15 इंक्लूड होगा इस सूरत में। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। जब मैं दोबारा इसको नंबर कहता हूँ जी मुझे नंबर्स चाहिए और मुझे 30 से लेकर 15 तक चाहिए, तो वो 15 इंक्लूड हुआ इस बार। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको एक और बार एग्जीक्यूट करता हूँ और इस बार मुझे नंबर्स चाहिए और नंबर्स मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 15 से मुझे 30 तक चाहिए। ठीक है, तो आप देखें 15 से 30 तक उसने एग्जीक्यूट किया, 15 को इंक्लूड किया और 30th को इंक्लूड नहीं किया। रीज़न इसकी ये है कि नंबर अप टू 30 था मेरे पास यहाँ पे लाइन नंबर 39 में, वो इंक्लूड नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ पर एक +1 करना चाहिए कि भाई 31 तक काउंट करो तब 30 मेरे पास इंक्लूड होगा। तो मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ जी वंस अगेन, और मैं इसे कहता हूँ जी नंबर जनरेशन, और नंबर आपको कह रहे हैं कि किस नंबर से लेकर मुझे चाहिए, मुझे 15 से चाहिए, और एंडिंग नंबर मेरे पास 30 है। तो चूँकि ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा तो 15 से 30 तक आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, हमारा प्रोग्राम चूँकि कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको अब नंबर जनरेशन और टेबल जनरेशन दोनों को इकट्ठा चलाता हूँ। मुझे टेबल जनरेशन चाहिए, किसका टेबल चाहिए, मुझे 15 का चाहिए, और असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। तो देखें 15 का टेबल भी जनरेट हो रहा है। मैं इसको एक मरतबा फिर एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं इससे कहता हूँ कि मुझे इस बार मुझे नंबर्स नहीं, मुझे जो है ना सॉरी टेबल नहीं, मुझे इस बार नंबर्स चाहिए। नंबर्स मुझे किस नंबर से चाहिए, लेट्स से मैं उससे कहता हूँ जी कि मुझे नंबर चाहिए लेट्स से 50 से, और कहाँ तक चाहिए, मुझे ये चाहिए लेट्स से 41 तक। तो 50 से 41 तक वो टेबल नंबर भी जनरेट करवा रहा है। और एक और ऑप्शन जिसमें कि हमने कहा था कि अगर नंबर जनरेशन अगर आप इक्वल दे दें, 50 से लेकर 50 तक ही दे दें, तो वो कह देते हैं बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो प्रोग्राम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, सारी इसकी ऑप्शंस ओके हैं। तो जो टेबल जनरेशन के ऑप्शन हमने देखी थी, उसके साथ साथ नंबर जनरेशन को भी देख लें। नंबर जनरेशन का जो कोड है वो 28 नंबर लाइन से शुरू हो रहा है, जिसमें कि एल्स इफ का पार्ट आ रहा है। पहला जो पार्ट था आपके पास वो टेबल जनरेशन का था, वो कहाँ से था जी, लाइन नंबर 6 से लाइन नंबर 23 तक, और इसी इफ़ का एल्स का जो पार्ट था ना वो आपके पास लाइन नंबर 25 पर है। तो एक अच्छा हेल्दी प्रोग्राम हमने फॉर के लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स की मदद से जो है ना वो लिखा है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और आपके जो लूप का और कंडीशनल स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हुई होंगी। तो इससे मिलता जुलता प्रोग्राम आप ज़रूर लिखें। ये प्रोग्राम आपको जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर ये एज अ टेक्स्ट फाइल आपको अवेलेबल भी होगा, और आप इसको जो है ना अपने पास पाइथन में पाइचाम में लिखने के बाद या कॉपी करने के बाद ट्राई भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, और इसकी वेरिएशन भी आप जो है ना बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी आरा से फीडबैक के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू ज़रूर हमें जो है ना वो आगाह करें। आपकी फ़ीडबैक हम डेफिनेटली हमें इंकरेज करता है कि हम इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें। आपके सपोर्ट का, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं आज के इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, अल्लाह आपको आसानियाँ बांटने की, आसानियाँ समेटने की हिम्मत, तौफीक और इस्तिताअत अता फ़रमाएँ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।